हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड को कवर कर लिया है। आज से हम रेनेसा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपका सीरीज़ में चल रहा है। 2 वीडियोज़ हम डाल चुके हैं चैनल पर, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। आज ये आपका तीसरा वीडियो है जो कि हम रेनेसा को पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपका हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं। लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स है वो सभी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, सब जो लिटरेचर से रिलेटेड आपके एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। यहाँ हम ऑल पॉइंट्स, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और प्रोमिनेंट राइटर्स, मेन राइटर्स जो हैं, सब चीज़ को यहाँ पर हम बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो रेनेसा इज आल्सो नोन एज द एलिजाबेथन एज। रेनेसा को हम एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं, और ये पीरियड आपका 1500 टू 1660 तक चला है। ओके, ये आपका रेनेसा जो है, ये आपका दौर जो पूरा 1500 से लेके 1660 तक चला है। ओके, ऑफन कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, से अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का एक गोल्डन एज, स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, आपके रेनेसा को बिकॉज क्यों कहा जाता है? इट विटनेस्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लावरिंग ऑफ पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड इंटेलेक्चुअल थॉट्स। इस एज में आपके जो पोइट्री है, प्ले है, प्रोज है एंड जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं, बहुत विकास हुआ है। एक असाधारण सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकास हुआ है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड इंटेलेक्चुअल थॉट्स, सभी चीज़ों का बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर एक डेवलपमेंट दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है। ओके, तो अब ये रेनेसा मीन्स क्या होता है? कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। मीनिंग क्या होता है? रिबर्थ। रिबर्थ होता है, जानते ही हैं आप लोग। इट रिफर्स टू द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम आफ्टर इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन ऑफ द मिडिल एजेस। ओके, तो ये क्या है? मध्य युग की बौद्धिक स्थिरता के बाद जो प्राचीन आपके एंशिएंट ग्रीस एंड रोम में शिक्षा हो गई, साहित्य हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, फिलॉसफी, कल्चर के एक पुनरुद्धार को दर्शाता है। रिवाइवल ऑफ लर्निंग है ये उस चीज़ का। ओके, तो उसको यहाँ पर ये दिखा रहा है आपका रिबर्थ। किस चीज़ का रिबर्थ है? एंशिएंट ग्रीस एंड रोम की जो लिटरेचर, आर्ट, फिलॉसफी एंड कल्चर है, उस चीज़ का यहाँ पर एक रिबर्थ है। ओके, Renaissance brought a new outlook of life, emphasizing reason, human dignity, scientific inquiry and individual freedom. तो जो रेनेसा है वो आपका जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण को दिखाता है, जिसमें आप रीजन, ह्यूमन डिग्निटी, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम पर जोर दिया गया है यहाँ पर। ओके, ये आपका रेनेसा हो गया। एंड दिस मूवमेंट फर्स्ट बिगैन इन इटली। ये आपका स्टार्ट हुआ है कहाँ से? इटली से स्टार्ट हुआ है 14th सेंचुरी एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू इंग्लैंड इन द लास्ट 15 एंड 16th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के इटली में शुरू हुआ है और धीरे धीरे 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी की शुरुआत में ये इंग्लैंड में फैल गया। ओके, द इंग्लिश रेनेसा रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1558 टू 1603। और जो ये रेनेसा है ये आपके पीक पर पहुंचा है, हाईएस्ट पॉइंट रहा है इसका कब? ये रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, उसमें जो कि इनका टाइम ड्यूरेशन था 1558 टू 1603, मेकिंग हर रेन द मोस्ट सेलिब्रेटेड पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध दौर बन गया था ये आपकी एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में। मीनिंग ऑफ रेनेसा, द टर्म रेनेसा लिटरली मीन्स रिबर्थ और रिवाइवल। मीन्स आपको बता, पुनर्जन्म या पुनरुद्धार। ओके, तो किस चीज़ का है? इट सिग्निफाइज द रिबर्थ ऑफ, किस चीज़ का रिबर्थ हुआ है? क्लासिकल लर्निंग, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, ह्यूमनिज्म पर यहाँ पर बहुत जोर दिया गया है। ओके, यहाँ पर आपको क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल देखने को मिलता है, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर का, ह्यूमनिज्म का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर
साइंटिफिक थिंकिंग, इंडिविजुअलिज्म, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप धन पर ही यहाँ पर ध्यान नहीं केंद्रित किया गया है। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर केवल धन पर ही उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहा है ओनली रिलीजन। रेनेसां थिंकर्स बिगैन एक्सप्लोर ह्यूमन लाइफ, नेचर, ब्यूटी, रीजन एंड वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस। इनका जो सेंटर, इनका जो कंसर्न रहा है वो पहले मिडिल एज में क्या था, यहाँ पर पहले इसके पहले क्या था कि धन पर लोग ध्यान केंद्रित कर रहे थे, बट अब इसकी बजाय यहाँ पर रेनेसां का में क्या हुआ, यहाँ पर मानव जीवन, प्रकृति, सुंदरता, तर्क, सांसारिक जो अनुभव हो गए, एक्सपीरियंसरी वर्ल्डली एक्सपीरियंस हो गए, उनको समझना और उन पर विचार करना शुरू किया गया। ओके, तो ये है आपका यहाँ से आपका मेन ह्यूमनिज्म, यहाँ पर ह्यूमन मेन सेंटर हो गया। ओके, ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन अभी बता दिया आपका। रेनेसां एक्सटेंडेड फ्रॉम 1500 टू 1660 तक रहा है। ओके, इट इज़ डिवाइडेड, अब ये जो रेनेसां आपका बहुत एक लंबा पीरियड रहा है, तो डिवाइडेड इन 5 इंपॉर्टेंट फेजेस। 5 इंपॉर्टेंट फेज हैं इसके, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक फेज को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, मेजर राइटर्स भी लेंगे और हर पॉलिटिकल, सोशल और सब चीज़ को अच्छे से कवर करते चलेंगे, कुछ भी पॉइंट आपका इसमें से छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं। अर्ली रेनेसां सबसे पहले आपका आता है 1500 से 1558, 1500 टू 1558 आपका अर्ली रेनेसां जो कहा जाता है। तो अर्ली रेनेसां क्या है, 1500 टू 1558, द फर्स्ट फेज ऑफ द इंग्लिश रेनेसां, ये फर्स्ट फेज था आपका इंग्लिश रेनेसां का। द पीरियड इज आल्सो नोन एज द अर्ली ट्यूडर पीरियड बिकॉज इट coincides with the reign of the early Tudor monarch, especially Henry VII and Henry VIII। ओके, इसको अर्ली ट्यूडर पीरियड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? इट coincides with the reign of the early Tudor monarch, especially Henry VII, Henry VIII। कि यहाँ पर आपके शुरुआती जो ट्यूडर शासक रहे हैं, विशेषकर जो हेनरी 7 एंड हेनरी 8 के शासनकाल में जो रहे हैं, इनकी ट्यूडर डायनेस्टी थी, तो यहाँ इसलिए इसको यहाँ पर अर्ली ट्यूडर भी कहा जाता है। ओके, it marks the transition from the medieval world to the modern age and laid the intellectual culture and literary foundation for the glorious Elizabethan age। okay, तो यहाँ ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिवल वर्ल्ड टू द मॉडर्न एज। एक ये जो आपका अर्ली रेनेसां है, ये क्या जो आपका मिडिवल वर्ल्ड था, और टू द मॉडर्न एज, जो मॉडर्न एज तक का एक आपका यहाँ पर एक बदलाव हुआ है। ये एक बदलाव यहाँ से हुआ है आपका, लेड द इंटेलेक्चुअल कल्चरल लिटरेरी फाउंडेशन फॉर द ग्लोरियस एलिजाबेथन एज। इसने एक फाउंडेशन रखी, नींव रखी है इंटेलेक्चुअल कल्चर और लिटरेरी ग्लोरियस एलिजाबेथन एज की। ओके, अर्ली रेनेसां है ये आपका। ओके, द वर्ड रेनेसां कम्स फ्रॉम द फ्रेंच रेनेसां, मीनिंग आपका रीबर्थ, अभी हमने बताया। इट सिग्निफाइज द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, आर्ट, फिलोसफी एंड लिटरेचर ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। ये आपकी ग्रीस एंड रोम क्लासिकल लर्निंग है, आर्ट है, फिलोसफी है, लिटरेचर है के पुनरुद्धार को, रिवाइवल को यहाँ पर आपके दिखाता है। ओके, Europe witnessed remarkable awakening, knowledge, science and education and human thoughts which profoundly influenced English literature। यूरोप में ये विटनेस है इस चीज़ का कि यहाँ पर एक अवेकनिंग आई, रिमार्केबल अवेकनिंग आई, किसके लिए? नॉलेज, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमन थॉट्स प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसने कि साहित्य को बहुत गहराई से यहाँ पर प्रभावित किया है। ओके, तो ये अर्ली रेनेसां हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अर्ली रेनेसां आपका कहाँ से कहाँ तक था, रिमार्क याद रखिए, 1500 टू 1558। ओके, ये रहा है आपका। तो यहाँ भी हम लोग अर्ली रेनेसां पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम एलिजाबेथन एज, हर एक फेज को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग अर्ली रेनेसां का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। द रेनेसां ओरिजिनेटेड इन इटली ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, ग्रेजुअली स्प्रेड द यूरोपियन कंट्रीज। ओके, ये आपका शुरुआती जो आपकी 14th सेंचुरी है, इटली में से हुआ और धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, और एक सबसे बड़ा मेजर कॉज है, कारण है क्या? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आपका 1453 में हुआ था। जो इसका 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का यहाँ पर जो पतन था, वो इसका सबसे बड़ा मेन कारण हुआ। व्हेन द ऑटोमन तुर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, मेनी ग्रीक स्कॉलर्स फ्लेड ऑफ इटली कैरिंग वैल्यूएबल ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड क्लासिकल टेक्स्ट। ओके, ऑटोमन तुर्कीज ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, तो कई जो आपके तुर्क ने कैप्चर किया कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, तो मेनी जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया? कैरिंग वैल्यूएबल ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट एंड क्लासिकल टेक्स्ट थे। ग्रीक स्कॉलर्स ने क्या किया? वहाँ से वो इटली चले गए और वो अपने साथ क्या ले गए? कैरिंग वैल्यूएबल ग्रीक एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड क्लासिकल टेक्स्ट।
जो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड क्लासिकल टेक्स्ट थे वो अपने साथ लेकर इटली भाग गए। वो जब ऑटोमन तुर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया तो जो स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स, उन्होंने अपनी जो वहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट्स थी और क्लासिकल टेक्स्ट थे उनको लिया और वहाँ से वो इटली चले गए। ओके, देयर वो कहाँ चले गए? इटली में चले गए। तो देयर अराइवल, उनके आने से क्या हुआ? रिवाइव द स्टडी ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, फिलॉसफी एंड साइंस। अब उनके आने से जो लेके मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह गए तो उन्होंने फिर वहाँ पर क्या हुआ, जाने से एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, फिलॉसफी एंड साइंस को वहाँ पर के अध्ययन को फिर से वहाँ पर बढ़ावा मिला। ओके, अनदर रेवोल्यूशनरी इवेंट वाज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस ने भी बहुत हेल्प की आपकी स्प्रेड करने में आपकी। ओके, तो प्रिंटिंग प्रेस एक दूसरा बहुत बड़ा कारण था। बाय जॉन्स गुटेनबर्ग अराउंड 1450। ओके, ये बहुत क्रांतिकारी घटना थी आपकी 1450 के आसपास, जो जॉन्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था 1450 में अराउंड। और प्रिंटिंग मेड बुक मोर एसेसिबल, encouraged literacy and helped spread Renaissance ideas throughout Europe. ओके, तो अब ये प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पे आविष्कार हुआ तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, किताबें आसानी से मिलने लगी, बुक्स आसानी से अवेलेबल हो गई, मिलने लगी। एंड मोर एसेसिबल, इनकरेज लिटरेसी एंड साक्षरता को बढ़ावा मिला। एंड हेल्प स्प्रेड रेनेसा आइडियाज थॉट यूरोप, और जो यूरोप में जो रेनेसा के विचारों को फैलाने में इन प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत ज़्यादा मदद की। ओके, and in England the Renaissance began during the reign of Henry VII 1485 to 1509। ओके, अब स्टार्ट होता है कब? ट्यूडर डायनेस्टी के जो आपके संस्थापक थे हेनरी 7 थे, जिनका कार्यकाल 1485 टू 1509 के शासनकाल में हुआ था। फाउंडर ऑफ द ट्यूडर डायनेस्टी के थे, हु ब्रॉट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर द वॉर्स ऑफ द रोजेस, एंड जिन्होंने वॉर्स ऑफ द रोजेस के बाद राजनीतिक स्थिरता कायम की। ओके, वार्स ऑफ रोजेस हमने, अगर नहीं आपको पता तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में वार्स ऑफ रोजेस को बताया है क्या है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि वॉर्स ऑफ रोजेस क्या है। तो उसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको वॉर्स ऑफ रोजेस, मैग्ना कार्टा एंड जो इवेंट्स थे उस समय हिस्टोरिकल इवेंट्स उसको पढ़ाया है, तो आप उसमें जाकर उसमें देख सकते हैं। ओके, तो ये वॉर्स ऑफ रोजेस के बाद राजनीतिक स्थिरता कायम की एंड दिस स्टेबिलिटी इनकरेज एजुकेशन, ट्रेड, एक्सप्लोरेशन एंड लिटरेरी एक्टिविटी। और ये जो स्टेबिलिटी थी उसने शिक्षा, व्यापार, खोज, आविष्कार वगैरह थे, साहित्यिक गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा दिया। ओके, हो गया आपका क्या? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो आपका अर्ली रेनेसा को पढ़ रहे हैं। ओके, अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, हर एक पॉइंट को यहाँ कवर करेंगे जिससे आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन ना बच पाए। ओके, अब पॉलिटिकल भी देख लेंगे। क्लास हो सकता है लेंदी हो जाए, बट यहाँ पर कोशिश करेंगे कोई पॉइंट आपका ना छूटे। चलिए देख लीजिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखिए। द अर्ली रेनेसा वाज डोमिनेटेड बाय द ट्यूडर मोनार्की। अर्ली रेनेसा जो है आपका, अर्ली रेनेसा पर अभी देखा आपने ट्यूडर मोनार्की का दबदबा था। अब हेनरी 7 को देखा आपने, रिस्टोर्ड पीस आफ्टर डिकेड्स ऑफ सिविल वॉर एंड स्ट्रेंथेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, हेनरी 7 ने जो गृह युद्ध के बाद शांति बहाल की और केंद्रीय सरकार को मजबूत किया। हेनरी 7 ने रिस्टोर्ड की पीस एंड डिकेड्स को सिविल वॉर के बाद और स्ट्रेंथेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर मजबूत किया। हिज रेन प्रोमोटेड इकोनॉमिक prosperity and created a favorable environment for intellectual and artistic development। ओके, उनके शासनकाल में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया और बौद्धिक व कलात्मक जो आपकी आर्टिस्टिक विकास डेवलपमेंट के लिए अनुकूल माहौल बनाया। उन्होंने कौन थे? हेनरी 7। यहाँ पर ट्यूडर मोनार्की की बात हो रही है। अब हिज सक्सेसर हेनरी 7 के बाद हेनरी 8, उनका जो उत्तराधिकारी हो गए हेनरी 8, उनका शासनकाल 1509 टू 1547। ओके, ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लैंड पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ? इंग्लैंड को राजनीतिक और धार्मिक रूप से बदल दिया जब आपके उनके सक्सेसर उत्तराधिकारी हेनरी 8 हुए, जिनका शासनकाल 1509 से 1547 तक था, और ने क्या हुआ? इंग्लैंड को राजनीतिक और धार्मिक रूप से बदल दिया। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट वाज एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534। ओके, महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना आपकी एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी हो गई, जो कि 1534 में थी, और बाय विच हेनरी 8 डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ओके, जिसके तहत हेनरी 8 ने खुद को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च प्रमुख घोषित कर दिया। ओके, ये आपका हेनरी 8 की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर से पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ आपका पॉलिटिकली रिलीजियसली, आपका जो ट्रांसफॉर्म हुआ इंग्लैंड आपका पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली, और मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट यही रहा है आपका एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 में, जो कि हेनरी 8 ने अपने आप को
डिक्लेयर किया सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ओके, हेनरी VIII ने खुद को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया। ओके, द ended the authority of Pope in England and established an independent national church। ओके, बहुत बड़ी घटना थी, याद रखिएगा आप। ये इस चीज़ ने क्या किया, क्या हुआ, पोप की अथॉरिटी सर्वोच्च था, पोप का अधिकार खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। इंग्लैंड ने इस्टेब्लिश किया इंडिपेंडेंट नेशनल चर्च। इंग्लैंड ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की, नेशनल चर्च की यहाँ पर उसने स्थापना की। ओके, यहाँ से पोप के जो अथॉरिटी है वो यहाँ से समाप्त होती हैं। आफ्टर हेनरी VIII एडवर्फ, अब हेनरी VIII के बाद हेनरी VIII की घटना होगी, उन्होंने सुप्रीम चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च अपने आप को घोषित किया था, याद रखिएगा, सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च अपने आप को घोषित किया था। अब यहाँ से हेनरी VIII के बाद एडवर्ड VI इनकरेज्ड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स। ओके, अब यहाँ पर हेनरी VIII के बाद एडवर्ड VI ने प्रोटेस्टेंट सुधारों को बढ़ावा दिया। थे एडवर्ड VI इनकरेज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स, इन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधारों का यहाँ पर बढ़ावा दिया। फिर वाइल मैरी फर्स्ट अटेम्प्ट रिस्टोर रोमन कैथोलिज्म, जबकि क्या मैरी फर्स्ट ने रिस्टोर किया फिर से रोमन कैथोलिज्म को। ओके, जबकि मैरी प्रथम ने रोमन कैथोलिक धर्म को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। दस द पीरियड विटनेस इंटेंस इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस, इस तरह से इस दौरान इस एज में जबरदस्त धार्मिक और राजनीतिक बदलाव देखने को यहाँ पर मिले। ओके, तो ये आपका पॉलिटिकल हो गया, कौन कौन से गद्दी पर रहे, कौन कौन से शासक आपके रहे, ये आपका पॉलिटिकल हो गया। अब रिलीजियस बैकग्राउंड को हम लोग पढ़ेंगे। रिलीजियस एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्ली रेनेसा वाज शेप्ड बाय द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ओके, रिलीजियस एटमॉस्फेयर था अर्ली रेनेसा का, शेप्ड बाय द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से स्टार्ट होता है यहाँ पर। रिलीजियस वहाँ पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से होता है। द रिफॉर्मेशन चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द करप्शन ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च एंड एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल फेथ, पर्सनल कंसाइंस एंड डायरेक्ट एक्सेस टू द बाइबल। रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, इसमें जो रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार और भ्रष्टाचार को चुनौती दी गई। मिशन ने चैलेंज किया अथॉरिटी ऑफ द करप्शन ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च को यहाँ पर एक चैलेंज दिया इस मूवमेंट ने। एंड चर्च एंड एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल फेथ एंड पर्सनल कंसाइंस एंड डायरेक्ट एक्सेस टू द बाइबल। एंड यहाँ पर व्यक्तिगत आस्था हो गई, पर्सनल कंसाइंस हो गई और डायरेक्ट एक्सेस हो गए, एक्सेस टू द बाइबल, डायरेक्ट आप बाइबल को पढ़ सकते थे। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आने से ही तो हुआ कि लोगों में ये चीज़ स्प्रेड हुई, बुक्स वगैरह अवेलेबल हुई और उसका ट्रांसलेशन वगैरह हुआ तो लोग उसको पढ़ पाएँ, सही चीज़ क्या थी बताए, वो समझ पाएँ बाइबल वगैरह की। तो इस तरह से वहाँ पर जागरूकता फैली रिफॉर्मेशन के थ्रू। रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार और भ्रष्टाचार को चुनौती दी गई और व्यक्तिगत आस्था हो गई, निजी विवेक और बाइबल तक सीधी पहुँच पर जोर दिया गया। आप सीधे उसको बाइबल को पढ़िए। तो द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, देखिए आ गया ना, द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश इनेबल्ड ऑर्डिनरी पीपल टू रीड रिलीजियस टेक्स्ट ऑन देमसेल्व्स, इनकरेजिंग लिटरेसी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ओके, अब वही चीज़ है ना, बताया अभी कि बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद होने से बहुत आम लोग खुद धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने लगे। पहले तो जो बताया जा रहा था बाइबल में ऐसा लिखा तो उन्होंने समझा कि नहीं लिखा है तो ये भगवान के रूल हैं ऐसे, बट जब उन्होंने खुद पढ़ा तो समझे, तो एक तरह से अवेयरनेस आई वहाँ पर। बाइबल का अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन हुए उससे आम लोग खुद धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सके, जिससे साक्षरता और स्वतंत्र सोच को यहाँ पर बढ़ावा मिला। ओके, रिलीजन ग्रेजुअली बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट रादर देन अनक्वेश्चन एक्सेप्टेंस। फिर जहाँ जब लोगों में जागरूकता आई तो धर्म धीरे धीरे बिना सवाल किए स्वीकार किए जाने वाले विषय के बजाय बहस का विषय बन गया। ओके, कि जो कहा वही नहीं मान लिया लोगों ने, उन्होंने पढ़ा समझा तब जाके उन्होंने भी अपना एक डिबेट रखा, अपना एक मत रखा। तो इस तरह से करके वो खाली आपका एक सब्जेक्ट, वो आप अनक्वेश्चन एक्सेप्टेंस ना रह करके एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट भी बनता है। ओके, तो इस तरह से करके लोगों में यहाँ पर जागरूकता फैली। क्लियर? चलिए सोशल बैकग्राउंड को और चलेंगे। द रेनेसा ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोसाइटी। अब रेनेसा पीरियड में आपको इंग्लिश समाज में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एजुकेशन एक्सपेंडेड रैपिडली एंड यूनिवर्सिटीज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। रेनेसा में जो आपको समाज में भी बदलाव देखने को मिले, एजुकेशन तेज़ी से बढ़ी, यूनिवर्सिटी सीखने के सेंटर बन गए आपके और सेंटर बन गए। द ग्रोइंग मर्चेंट क्लास गेन्ड वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू मर्चेंट व्यापार में भी देखने को मिला। साइंटिफिकली इंक्वायरी एंड रैशनल थिंकर्स रिप्लेस्ड मेनी मेडिवल सुपरस्टिशंस, और जो साइंस ने
अपने आप को यहाँ पर दिखाया, प्रूफ किया। साइंटिफिक जांच और समझदारी भरी सोच ने कई पुराने जो जमाने के अंधविश्वासों की यहाँ पर जगह ले ली। ओके, people began to focus on human achievement, individual dignity and worldly success instead of concentrating solely on the afterlife। और लोग जो है बिगैन फोकस करने लगे ह्यूमन अचीवमेंट्स पर, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड वर्ल्डली सक्सेस पर, ना कि खाली कंसंट्रेटिंग सोली ऑन द आफ्टर लाइफ, जब मरने के बाद क्या होगा कैसे होगा उसकी वजह फोकस करने लगे कि जो इंसान की सक्सेस है और इंडिविजुअल डिग्निटी है, वर्ल्डली सक्सेस हो गया, अचीवमेंट्स हो गए, ह्यूमन अचीवमेंट्स, इस पर ज़्यादा फोकस करने लगे। शिफ्ट इज आउटलुक ऑफ प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस लिटरेचर। इस बदलाव ने लिटरेचर पर बहुत बड़ा गहरा असर डाला है। ओके, तो ये हो गया आपका ह्यूमनिज्म। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे ह्यूमनिज्म। ओके, ह्यूमनिज्म को यहाँ देखते हैं। चलिए, ह्यूमनिज्म जो बहुत एक मेन आपका मुद्दा है, मेन आपका टॉपिक है, जो जिस पर यहाँ पर जोर दिया गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द रेनेसा वॉज ह्यूमनिज्म। यहाँ पर मानव पर रेनेसा का सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है ह्यूमनिज्म। ओके, ह्यूमनिज्म पर यहाँ पर जोर दिया गया। ह्यूमनिज्म एम्फसाइज द वैल्यू, डिग्निटी एंड पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बिगिंस। ह्यूमनिज्म ने इंसानों की कीमत, इज्जत और काबिलियत पर जोर दिया है। और यहाँ पर मैन फोकस था। पहले क्या था, भगवान, रिलीजियस धर्म पर फोकस करते थे लोग, अब क्या है, मैन सेंटर बना। ओके, ह्यूमैनिटीज बिलीव दैट एजुकेशन शुड डेवलप एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल qualities through the study of classical literature, history, philosophy and rhetorical। तो ह्यूमनिस्ट मानते थे कि एजुकेशन को क्लासिकल लिटरेचर, इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिलॉसफी हो गया और रिटोरिकल की पढ़ाई के ज़रिए इंसान के इंटेलेक्चुअल और सोशल जो क्वालिटीज़ को यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। ह्यूमन की सोच ऐसी हो गई यहाँ पर। एंड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स, ह्यूमनिस्ट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, द परस्यूट ऑफ नॉलेज। सिर्फ धार्मिक बातों पर ध्यान देने के बजाय ह्यूमनिस्ट ने क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन और ज्ञान की खोज को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया। ओके, खाली धार्मिक बातों पर ही ध्यान नहीं दिया उन्होंने, हर चीज़ पर अपने आप को बढ़ाया। क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, ऑब्जर्व किया पहले, फिर समझिए उस चीज़ को, जैसा कहा वैसा ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया। परस्यूट ऑफ नॉलेज, सारे नॉलेज का यहाँ पर विकास हुआ। डच स्कॉलर डेसिडियस एरमस बिकम्स वन ऑफ द लीडिंग ह्यूमनिस्ट इन यूरोप, while Sir Thomas More introduced humanist ideals into English literature। ओके, डच स्कॉलर थे डेसिडेरियस इरास्मस, यूरोप के जाने माने ह्यूमनिस्ट में से एक बन गए। एंड जबकि जो हमारे सर थॉमस मोर थे, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ह्यूमनिस्ट आइडियल्स को इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो ये थी हम इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। डच स्कॉलर आपके डेसिडेरियस इरास्मस, जिन्होंने यूरोप के जो जाने माने ह्यूमनिस्ट बने, एंड थॉमस मोर, जिन्होंने लिटरेचर को ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ का इन्होंने से इंट्रोड्यूस किया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। द लिटरेचर ऑफ द अर्ली रेनेसा डिस्प्लेज सेवरल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। शुरुआती रेनेसा के लिटरेचर में कई खासियत हमें देखने को मिलती है। क्या मिलती हैं उनको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग, क्लासिकल ग्रीक और रोमन लर्निंग की फिर से शुरू होना। इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म का असर, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश प्रोज का बढ़ना, डेवलपमेंट ऑफ लिरिक पोइट्री, ये सब लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेवलपमेंट ऑफ लिरिक पोइट्री का डेवलपमेंट हुआ। इंट्रोड्यूस ऑफ द इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना यहाँ पर लोगों ने सीखा। रैशनलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी यहाँ पर हुई। एंड इंक्रीज यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लैटिन, और यहाँ पर लैटिन के बजाय इंग्लिश भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल वर्क्स इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन हुए यहाँ पर क्लासिकल वर्क का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, तो लोगों में जागरूकता फैली। और इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, एथिक्स, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, और उन्होंने इंटरेस्ट लिया यहाँ पर पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म में यहाँ पर लोगों ने दिलचस्पी ली। दिस पीरियड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। ये जो समय है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की एक शुरुआत बन गया। ओके, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का एक यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज, यहाँ पर इंग्लिश प्रोज का भी डेवलपमेंट हुआ, उसको देख लीजिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अर्ली रेनेसा वॉज द रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज
शुरुआती रेनेसा का सबसे बड़ी कामयाबी अचीवमेंट क्या है आपका? इंग्लिश प्रोज का एक रिमार्केबल आपका जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर प्रोज का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। अर्ली प्रोज वॉज मेनली रिलीजियस फॉर स्कॉलरली बट रेनेसा प्रोज बिकम मोर एलिगेंट, लॉजिकल एंड एक्सप्रेसिव। जो पहले का प्रोज था वो ज़्यादातर धार्मिक स्कॉलरली था, बट लेकिन रेनेसा का प्रोज जो बना वो ज़्यादातर एलिगेट होता है एंड लॉजिकल और एक्सप्रेसिव रहा है। ओके, राइटर्स डिस्कस पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, एजुकेशन, रिलीजन एंड सोसाइटी इन क्लियर एंड पॉलिश्ड इंग्लिश। राइटर जो है पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, एजुकेशन, धर्म और समाज पर साफ और पॉलिश्ड इंग्लिश से बात करते थे यहाँ पर। ओके, दिस डेवलपमेंट प्रिपेयर्ड द रिच प्रोज ऑफ फ्रांसिस बेकन, हुकर एंड लेटर एसेइस्ट। और जो प्रोज का यहाँ पर आपका हुआ, तो इस डेवलपमेंट में जो आपके फ्रांसिस बेकन थे वो मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड हुकर और बाद के जो आपके एसेइस्ट थे, रिच प्रोज के लिए यहाँ पर रास्ता तैयार किया गया है। ओके, प्रोज को भी यहाँ बढ़ावा मिला। मेजर राइटर्स को आप देख लीजिए। ओके, मेजर राइटर्स जो हमारे यहाँ के अर्ली रेनेसा के हैं वो देख लीजिए। सर थॉमस मोर। ओके, सर थॉमस मोर जो आपके मेन हैं इंपॉर्टेंट राइटर है इस समय के आपके अर्ली रेनेसा का। 1478 टू 35 इनका ड्यूरेशन रहा है। सर थॉमस मोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमनिस्ट ऑफ इंग्लैंड। ओके, सर थॉमस जो हैं आपके सबसे बड़े ह्यूमनिस्ट थे। ही वॉज अ लॉयर, स्टेट्समैन, स्कॉलर्स एंड राइटर। वो एक वकील, स्टेट्समैन एंड स्कॉलर और लेखक थे। ओके, एंड हिज मास्टरपीस यूटोपिया 1516 में आया था, उनका मास्टरपीस था यूटोपिया, और इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल वर्क्स इन इंग्लिश रेनेसा लिटरेचर। जो कि मास्टरपीस यूटोपिया जो था 1516 में इंग्लिश रेनेसा लिटरेचर की शुरुआत पॉलिटिकल और फिलोसफिकल रचनाओं में से एक था। ये आपका रेनेसा लिटरेचर में अर्लीस्ट पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल वर्क था इन इंग्लिश लिटरेचर में। डिस्क्राइब्स एन इमेजरी आइलैंड वेयर जस्टिस, इक्वालिटी, एजुकेशन एंड सोशल हार्मनी प्रिवेल। और ये क्या दिखाता है, ये क्या इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें एक काल्पनिक आइलैंड के बारे में बताया गया है जहाँ न्याय, बराबरी, शिक्षा और सामाजिक मेलजोल बना रहता है। ओके, यहाँ पर यूटोपिया आपका एक ऐसा देश है जहाँ कुछ गलत नहीं होता है, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता, सब न्याय बिल्कुल बराबर से होता है, बराबरी है, शिक्षा है, सामाजिक मेल। एक बहुत ही सुंदर एक तस्वीर है आपके एक अच्छे ऐसे आइलैंड की जहाँ की सब कुछ अच्छा है। ओके, यूटोपिया ये आपका थॉमस मोर का 1516 में है यूटोपिया। ओके, चलिए। ओके, थ्रू यूटोपिया मोर क्रिटिसाइज्ड द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ 16th सेंचुरी इंग्लैंड। अब यूटोपिया के जरिए जो थॉमस मोर ने क्रिटिसाइज़ किया 16th सेंचुरी इंग्लैंड की सामाजिक और पॉलिटिकल समस्याओं की, यहाँ पर उन्होंने आलोचना की है, क्रिटिसाइज़ किया है। ही बिलीव दैट लिटरेचर शुड प्रोमोट मोरल वैल्यूज़ एंड सोशल रिफॉर्म। उनका मानना था कि लिटरेचर को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए मॉरल वैल्यूज़ एंड सोशल रिफॉर्म को। ओके, तो इस तरह से करके उन्होंने इस तरह से यूटोपिया में दिखाया है। ओके, ये आपके थॉमस मोर का मेन वर्क था 1516 में। चलिए, नेक्स्ट हमारे राइटर हैं अर्ली रेनेसा के थॉमस यार्ड 1503 टू 1542। ओके, थॉमस यार्ड नाम सुना है आपने। अब क्या है मेन जो सोनेट आपके इंग्लिश सोनेट, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहे जाते हैं। ओके, थॉमस यार्ड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, वो को इंग्लिश सोनेट का जनक माना जाता है। इंस्पायर्ड बाय द इटालियन पोएट पेट्रार्क, यार्ड इंट्रोड्यूस द पेट्रार्कन सोनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर। इटालियन जो पोएट थे आपके पेट्रार्क से प्रेरित होकर उन्होंने यार्ड ने पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है पेट्रार्कन सोनेट को। His poetry is marked by sincerity, personal emotion, simplicity and philosophical depth. इनकी जो पोएम्स हैं, उनकी जो पोइट्रीज़ हैं वो ईमानदारी, पर्सनल इमोशंस हो गए, सादगी और साइकोलॉजिकल गहराई से भरी रहती है। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंग्लिश लिरिक पोइट्री। उन्होंने इंग्लिश लिरिक पोइट्री को एक बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है सोनेट को, इंग्लिश सोनेट को। ओके, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे नेक्स्ट हमारे ये आपके राइटर्स हैं, मेजर राइटर 1517 टू 1547। ओके, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे वॉज यार्ड्स कॉन्टेम्परेरी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे के ही आपके कंटेम्परेरी थे और इंग्लिश पोइट्री के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक थे आपके। He modified the Italian sonnet into the form that later became known as the
शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, तो आप हेनरी हावर्ड अलाफ्सरी को जानते ही हैं। उन्होंने इटालियन सोनेट को उस फॉर्म में बदला जो बाद में शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना गया। ओके, यार्ड के कंटेम्प्रेरी थे और ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स थे इंग्लिश पोइट्री में। ही मॉडिफाई इटालियन सोनेट को मॉडिफाई किया फ्रॉम द लेटर बिकेम, जो कि बाद में बन गया शेक्सपियरियन सोनेट के रूप में। ओके, हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लैंक वर्स। उनका मेन जो सबसे बड़ा योगदान रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इनटू इंग्लिश लिटरेचर थ्रू हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनियड। सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वर्जिल के एनियड के ट्रांसलेशन के जरिए इंग्लिश लिटरेचर में आपके ब्लैंक वर्स, जो कि आपका अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है, को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, याद रखिएगा अलाफ्सरी ने ब्लैंक वर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछ लिया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट हैं कौन से पोइट है, इसीलिए हमने इनको कवर करा है यहाँ पर कि याद रखिए। ब्लैंक वर्स लेटर बिकेम द प्रिंसिपल मीडियम ऑफ इंग्लिश ड्रामा स्पेशली इन द वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। ब्लैंक वर्स बाद में इंग्लिश ड्रामा का मेन मीडियम बन गया, खासकर क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर की वर्क्स में। ओके, ब्लैंक वर्स काफ़ी पॉपुलर हुआ और मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर ने इसको अच्छे से स्पेशली यूज़ किया अपने वर्क्स में। तो ये हो गया आपका हेनरी हावर्ड अलाफ्सरी। ओके, नेक्स्ट हमारा एज है एलिजाबेथनीज। अब हम इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसको एलिजाबेथनीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे। अभी हमने अर्ली रेनेसा को पढ़ा, ऑल पॉइंट्स हमने यहाँ कवर की, मेजर राइटर्स को कवर किए, उनके ऑल पॉइंट्स को कवर किया। यहाँ पर आपके ह्यूमनिज्म जो मेन था मानवतावाद उसको दिखाया, पढ़ा, सोशल बैकग्राउंड, रिलीजियस, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एवरीथिंग को यहाँ पर कवर किया है हमने। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी, हेल्पफुल रही होगी। और कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके, आपके लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। न्यू व्यूअर्स हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका अब यहाँ पर पूरा हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एलिजाबेथनीज को पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।